कि जी आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विवेक शर्मा जी, उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि वो उनके फ्लैक्स फाड़ रहे हैं या झंडे उगाड़ रहे हैं या धमकियां इत्यादि कार्य हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, अगर विवेक शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो उन तक कोई ना कोई सूचना पहुंची होगी। और विवेक शर्मा जी भी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति की अच्छी सलाह रखते हैं। देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे द्वारा तो चलाया नहीं जा रहा है। अगर इस तरीके का अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो इसकी अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है। और जो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको मेरा एक एक सटीक शब्दों में मेरा उनको सुझाव है कि ऐसी हरकतें मत करो। पार्टी के लिए अगर आप कार्य करो तो पार्टी के लिए करते रहो। चर्चाओं का बाजार गर्म है और अभी हाल ही में मॉर्निंग में एक पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल हुई कि भाजपा के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कुकलहड़ से, उनके साथ भाजपा प्रत्याशी ने बदतमीजी की। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। और जानने के लिए आज हम उन्हीं के सदस्य से जो कि आईटी सेल से हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो बड़े दिन से हमारे से बच कर निकल रहे थे। कारण वो भी आपके सामने आ जाएगा जब हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। तो स्वागत करेंगे आईटी सेल के सदस्य श्री लकी जी का। नमस्कार सभी भाइयों को, सभी हमारा भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से नमस्कार। और जैसा कि पत्रकार महोदय हमें बता रहे हैं कि आज सुबह हमारे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ कुछ कहासुनियाँ, कुछ ऐसी घटना घटित हुई है। तो इस विषय में अभी तक हमें ज़्यादा कोई सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा हुआ होगा तो हम बैठकर इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे और पक्ष जानने का जरूर कोशिश करेंगे। लकी जी, हम जानना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके जो अभियान है वो चला हुआ है और प्रत्याशी जो है वो आपके लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ बहसबाजी। क्या आज आपके उन्वेग को हो गया है? देखिए जी, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा आपको कि अभी जो हमें जिम्मेवारी दी गई है वो जो हमारा 400 पार का जो नारा है, इसी के ऊपर हमें जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। और हम इसी विषय पर संपूर्ण जो जितने भी 17 विधानसभाएं एक सांसद के अंतर्गत हैं, इसी विषय पर हम कार्यशैली अपनी निभा रहे हैं। और इसी विषय पर हम अपना पूर्ण जो फोकस करें और अब की बार 400 पार और मोदी जी को जो इस बार फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, इसी का सपना हमारा साकार हो जाए। लकी जी, हम बात करेंगे उपचुनाव के लिए किस प्रकार से तैयारी आपके संगठन ने की हुई है? देखिए जी, नया संगठन है, पार्टी द्वारा दल बदल किया गया है। तो संगठन की अगर मैं ज़्यादा इस विषय पर बात करूं तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि नया नया संगठन है, नए नए लोग जुड़े हैं। तो ऐसा कोई उत्तरदायित्व हमें उनके द्वारा नहीं दिया गया है और हम यहाँ पर ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया नहीं करूँगा। आप आईटी सेल से जुड़े सदस्य हैं भाजपा के प्रकोष्ठ के। किस प्रकार से आप देखते हैं कि उपचुनावों में क्या आंकड़े लगने वाले हैं कि 6 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं? देखिए, जितने भी उपचुनाव हैं लगभग मुझे लगता है कि 3 हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं, 2 हमारे ऊना से। यहाँ पर इस उपचुनाव का फायदा हमारे जो युवा और हमारे जो एक प्रेरणा स्रोत अनुराग ठाकुर जी हैं, इनको बहुत बड़े लेवल पर फायदा होने वाला है इस उपचुनाव पर। और अनुराग जी इस बार मैं बोलता हूँ कि 6 से लाख अधिक मतों पर जीत करके यहाँ से हम भेजेंगे। और भारत सरकार द्वारा हम कामना करते हैं कि और भी बड़ा उत्तरदायित्व उन्हें मिले और हिमाचल को एक, जैसे आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर हिमाचल का एक अलग से जाना जा रहा है, और भी बढ़ के ऐसे जाना जाए। जिस प्रकार से लोगों में एक शोर मचा हुआ है, एक वोट पीएम को, एक सीएम को, और पीछे कुछ नेताओं ने भी इसके ऊपर बात की थी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में ही ऐसा है? देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे द्वारा तो चलाया नहीं जा रहा है। अगर इस तरीके का अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो इसकी अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है। और जो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको मेरा एक
सटीक शब्दों में मेरा उनको सुझाव है कि ऐसी हरकतें मत करो। पार्टी के लिए अगर आप कार्य करो तो पार्टी के लिए करते रहो, और जो प्रत्याशी है उसको स्वीकार। लकी जी, आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विवेक शर्मा जी, उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि वो उनके फ्लैक्स फाड़ रहे हैं या झंडे उगाड़ रहे हैं या धमकियां इत्यादि कार्य हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, अगर विवेक शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं तो उन तक कोई ना कोई सूचना पहुंची होगी, और विवेक शर्मा जी भी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति की अच्छी सलाह रखते हैं। अगर उनको ऐसा अनुभव या कुछ ऐसा को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करें, तो आप निश्चित तौर पर आप एक भी वीडियो सामने लाइए, और अगर जो लोग ऐसा जो कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, हम उनके प्रति कठोर कार्रवाई करने का आपको आश्वासन दें। लकी जी, हम बात करेंगे जो भाजपा का मुख्य एजेंडा है राम। क्या आज जो विधानसभा उपचुनाव की स्थिति हिमाचल में पनपी है और राम के नाम अलापने वाली बीजेपी ने जिस प्रकार से दल बदल के तहत या जिस प्रकार से जो विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप लगे उनके बीच उनको अडॉप्ट किया है, उनको प्रत्याशी बनाया है, क्या राम मर्यादा के प्रतीक नहीं थे? क्या राम की जो वो एक व्यवस्था थी मर्यादा की या एक अनुशासन की, वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा एक सपना अडॉप्ट किया गया था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, अयोध्या के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने समक्ष, लोगों के समक्ष एक जो फैसले लिए थे, कठोर फैसले लिए थे, उस पे वो 101% खरीद रहे हैं, और भव्य अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर का भवन का निर्माण भी हुआ, डंके की चोट पे हुआ। जो भी हिंदू विरोधी ताकतें थी वो नतमस्तक हो गई। लेकिन अगर आप उपचुनाव की बात कर रहे हो, तो ये हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 98% हिंदू यहाँ पे बसती है, और हर घर में राम, हर घर में माता सीता, हर घर में माता वैष्णो, हर घर में माता ज्वाला, और हर घर में माता चिंतपूर्णी बसती है। तो मुझे नहीं लगता कि उपचुनाव के अंदर ये भगवान श्री राम के मुद्दे हाथ में हैं। तो लकी जी, क्या संदेश आपका लोगों को रहेगा कि जिस प्रकार से आज जनता विचलित हुई है राजनीतिक आपदा के कारण, या जो आजकल राजनीति का एक प्रारूप हो गया है, वो किस तरह से जनता उसके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि जनता का विश्वास उठता जा रहा है? क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए, जो एक वोटर है, आज का वोटर पढ़ा लिखा समझदार वोटर है, किसी के कहने से कहीं वोट नहीं डालता है। जो भी वोटर हैं वो मैं उनको एक अपना मैसेज देना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की भलाई, अपने क्षेत्र का पिछड़ापन, अपने क्षेत्र की गरीबी, अपने क्षेत्र की बेरोजगारी, अपने क्षेत्र के अंदर जो साफ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, जो आपके क्षेत्र में, मैं आपके साथ एक लाइव के माध्यम से जितेंद्र जी अपना एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। 2022 के अंदर मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी, उस समय काफ़ी इतना मेरा मन क्रोधित हुआ, इतना दुखी हुआ कि अब से कभी वोट किसी व्यक्ति को नहीं डालनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। एक कुटलैड के अंदर का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐसी देखी कि वहाँ पर एक गांव था, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से, अपनी एक बेल्ट है, और शायद बेल्ट अपनी इधर की लोअर हिमाचल की थी। एक दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र था, और वहाँ से 8 लोग एक व्यक्ति को बीमार होने के कारण, बिना सड़क के कारण 2.5 किलोमीटर उस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को नीचे तक चारपाई की सहायता से लेकर के आए। जो उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो बाद की बात है, और मुझे नहीं लगता कि आज वो व्यक्ति हमारे बीच होगा। वो इतना तड़फ रहा था, इतना पीड़ित हो रहा था, उसमें मन दुखी हुआ कि इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई आवाज़ बनकर इस कुटलैड के लिए उभरनी चाहिए। लकी जी, बात आपने वोटरों की तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं युवा वर्ग से। तो युवा वर्ग के लिए क्या आपकी जो प्लानिंग है, क्या आप आज संभावनाएं उत्तराखंड में देखते हैं? आप इस प्रकार से, और जो एक प्रकार से आज नेता बोल रहे हैं कि हम उद्योग लाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो क्या उद्योग से उत्तराखंड की खूबसूरती को ग्रहण तो लग जाएगा? देखिए, आपने जो बात की कि उद्योग के लगाने से जो कुटलैड की खूबसूरती है इसको ग्रहण नहीं लग जाएगा,
अभी अगर मैं पीछे की बात करूं, लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का फासला है। अभी संपूर्णतः क्षेत्र आग से दहक रहा है और धड़क रहा है। कोई इसकी सुध बुध लेने वाला नहीं है। लगभग 1 हफ्ते से आग लगी हुई है, चपला के अंदर आग लगी हुई है। कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ना जाने कितने जीव जंतु, कितने जंगली जानवर इस आग की लपेट में आएंगे और अपना घर तबाह करके बैठे। तो ये सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कोई भी इस विषय पे मुझे लगता है कि कार्य नहीं करेगा जब तक वोट ना मिल जाए, जब तक लोग हमने वादे, पैसे, शराब और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जब जीत कर कुर्सी पर बैठ गए उसके बाद ये सब मुद्दे मिल जाएंगे। तो दर्शकों, युवा वर्ग के लिए जो मैसेज है वो अभी तक इन्होंने दिए नहीं। हम चाहेंगे कि युवा वर्ग के लिए आपका मैसेज क्या है, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं आज यहाँ देखी जा रही है। देखिए, जितने भी मेरे युवा भाई हैं, आप लोगों को एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप लोगों को एक ज़रूर बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए वोट देने से पहले, कि आपके लिए किस प्रत्याशी ने क्या किया और जो प्रत्याशी चुन करके आएगा वो आपके लिए क्या कर सकता है। आपको इस समय आपको परिवार भी देखना है। आपके कंधों के ऊपर ऐसी आने वाले समय में जिम्मेवारियां ऐसी आ जाएंगी कि आपको अपना परिवार भी देखना पड़ेगा। आपको अपने बुआ, बुआई, अपने मामा, मामी और सारे रिश्तेदार, और आपको साथ साथ में फाइनेंशियली अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस विषय में, इस विजन के साथ आप वोट करें कि आपको यहाँ रोजगार मिलने चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। रोजगार ना मिल पाए तो आपके परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपके परिवार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप मान लो बद्दी में या कहीं दिल्ली में जाके नौकरी कर रहे हो, पीछे से आपको फोन डेली आ रहा है कि भाई आप तो चले गए, घर में पानी नहीं आ रहा है, या हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ में दवाइयाँ नहीं मिल रही, आप नौकरी, बाद की बात है आपके पिताजी वेंटिलेटर पे हैं, आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब एक मैं कहता हूँ कि एक हाइजीनिक मुद्दे हैं। इन विषय पर आपको सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। तो लकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिए। तो ये थे हमारे साथ लकी जी, जिन्होंने समस्त जो एक आशंकाएं थी कि क्या भाजपा के अंदर युवा मोर्चा के साथ बिजी हुई है, उनके ऊपर और शंकाएं इन्होंने पैदा कर दी है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोली है कि यहाँ जो उपचुनाव है वो राम के मुद्दे पर नहीं जीत सकती भाजपा, क्योंकि यहाँ मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। और भी ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे, युवाओं के ऊपर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।